हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का बहुत सारा, जी हाँ, ढेर सारा दिल से स्वागत करती हूँ, गांव की तरह स्वागत करती हूँ। आइए और ध्यान से वीडियो देखिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए गांव के घर में। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 पाठ 13 गांव का घर के प्रश्न उत्तर। प्रीवियस वीडियो अवश्य देखा होगा और नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए फिर इसको देखिएगा। जरूर देखिए, अपने अपने अनुभव मुझे जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूं कि कौन किस गांव में रहते हैं और किस तरह से आपने गांव के माहौल को देखा है और जो अभी हमने इस कविता में पढ़ा गांव का घर में, वो किस तरह से आपको आपके गांव से जोड़ती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने गांव के अनुभव भी बताए हैं, तो मेरे अनुभवों को जानने के लिए भी आपको प्रीवियस वीडियो देखना है और आपको अपने अनुभव बताने के लिए भी प्रीवियस वीडियो देखना है। चलो तो चलते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ और देखते हैं ज्ञानेंद्रपति जी ने किस तरह से कविता में जो प्रश्न है उनको रखा है। प्रश्न है, कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। अब स्मृति मतलब याद, ठीक। तो कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है। क्यों है भाई घर का चौखट इतना जीवित। उन्होंने चौखट के मतलब वो भूले क्यों नहीं। जीवित है मतलब कि वो अभी भी उसी तरह से इतने वर्षों बाद भी उनको याद है। क्यों। तो कवि की स्मृति में घर का चौखट जीवन की ताजगी से लवरेज है। लवरेज है मतलब भरा हुआ है जिंदा दिली से, ताजगी से, जो घर का चौखट था। और वो चौखट इतना जीवित इसलिए था कि इस चौखट की सीमा पर सदैव चहल पहल रहती थी। सुन्न सपाट या सन्नाटा नहीं रहता था। कवि अतीत की अपनी स्मृति के झरोखे से इस हलचल को स्पष्ट रूप से देखता है। ऐसा अनुभव करता है कि जब उस चौखट पर बुजुर्गों को घर के अंदर अपने आने की सूचना देनी होती थी तो वो खांस कर आते थे और साथ ही साथ अपने खड़ाओं की आवाज करते थे। उस चौखट पर बुजुर्गों को घर के अंदर अपने आने की सूचना के लिए खांसना पड़ता था तथा उनकी खड़ाओं की खट खट की स्वर लहरी सुनाई पड़ती थी। इसके अलावा बिना किसी का नाम पुकारे अंदर आने की सूचना हेतु भी पुकारना पड़ता था। तो चौखट के बगल में गेरू से रंगी हुई दीवार भी थी। इसलिए जो घर का चौखट है वो उससे कई यादें जुड़ी हैं। कहते ना, चौखट पार ना कर जाइयो। तो वहां पर घर की चौखट या घर के अंदर आने से पहले बड़े बुजुर्ग खांस कर आते थे, अपने खड़ाओं की खटखट करते थे ताकि घर की जो बहुएं हैं, स्त्रियां हैं, उन्हें पता चल जाए कि बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी लिखा है उन्होंने कि जो भी स्वर लहरी उनकी सुनाई देती थी, बिना नाम के ही सब कुछ काम हो जाता था उनकी तर्जनी उंगली के इशारे से। बिल्कुल काम एकदम सही समय पर। सुबह सूर्योदय होते ही उठना है। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई कि गांव का जो था वो घड़ी के कांटों से नहीं चलता था कुछ भी काम की, ओ या 9 बज गए या 9:15 बज गए तो अब हमें निकलना चाहिए, नहीं, या फिर 8 बज गए या 10 बज गए तब हम खाना खा लें, नहीं। सूर्योदय हुआ, सबको जागना है। दोपहर हुई, अपने काम काज से फुर्सत होना है। सुबह होते ही कलेवा लेते थे, जिसको कलेऊ भी कहते हैं, नाश्ता, जिसमें अच्छे से नाश्ता लेते थे। फिर अपने घर के जो भी नित्य नियमित के काम होते थे उनको करते थे। उसके बाद दोपहर का भोजन, फिर शाम हुई, रात्रि भोजन तैयार। अंधेरा होने से पहले रात्रि भोजन तैयार, क्योंकि बिजली तो थी नहीं, फिर कीट पतंगे यहां वहां उड़ते थे, इसलिए बड़े अच्छे से भोजन तैयार हो जाता था और भोजन किया और रात हो गई। मतलब आज के यदि समय में देखा जाए तो आज भी 7-8 बजे, अब तो नहीं खैर, उससे और यदि मैं 10 साल पहले की बात करूं तो 7-8 बजे सब लोग सो भी जाते थे। लेकिन अब थोड़ा समय घड़ी के समय के अनुसार चलता है। पहले सूरज के अकॉर्डिंग चलता था।
सूर्योदय हुआ जागना है, सूर्यास्त हुआ शाम हो गई, रात हो गई सोना है, फिर वही नित्य नियमित दिनचर्या। तो प्रकृति का जो चक्र था उसके अनुसार उनकी दिनचर्या चलती थी, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं हुआ करते थे और कोई अधिक ज़्यादा जो बीमारी है ना, जानलेवा बीमारी, उनसे भी पीड़ित नहीं होते थे। हाँ, आपके मन में ये अवश्य प्रश्न आया होगा कि इसलिए तो फिर मृत्यु दर अधिक भी होती थी, क्योंकि कई ऐसी बीमारी थी जिनका अब इलाज आ चुका है, पहले इलाज नहीं था। वो भी आपका सही है, लेकिन जितनी आव हवा शुद्ध होती थी उसी के आधार पर उनका जीवन यापन, खूब मेहनत करते थे, अच्छे से भर पेट भोजन करते थे, बहुत अच्छे से। ग्वाल दादा जो दूध देने वाले आते थे, प्रतिदिन आकर दूध को देते थे। दूध की मात्रा का विवरण दूध से सने अपने अंगुल को उस दीवार पर छाप देते थे, जिनकी गिनती महीने के अंत में दूध का हिसाब करने के लिए की जाती थी। उपरोक्त वर्णित उन समस्त औपचारिकताओं के बीच घर की चौखट सदैव जागृत थी, जीवंतता का एहसास दिलाता है। घर की चौखट पर ही दूध वाला दूध देने आएगा, अंदर नहीं आ जाएगा, वहीं से खासकर आवाज देगा, बहू रानी हो या बहू जी घर में हो क्या, चौखट के बाहर। तो चौखट हर जगह, घर के बड़े बुजुर्ग आएंगे तो अचानक घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, वो भी खास कर या अपनी खड़ाओं की आवाज या खटखट करके आएंगे। तो चौखट, हर कार्य में चौखट। चौखट मत लांग जाना, नहीं तो परंपराएं और अपनी मान मर्यादाओं को भी लांग जाओगी। चौखट हमेशा जीवित रही। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर, जो पंचायती राज हुआ करता था, घर में एक मतलब 5 पंच परमेश्वर होते थे, 5, एक सरपंच होता था और उनका जो निर्णय होता था, किसी का कोई, जैसे एक बहुत अच्छा था अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, जिसमें गाय उनकी फसल चर गई थी, अब न्याय मांगा जाए तो वो पंच परमेश्वर के पास गए थे, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो इसमें यही कि कोई वहां पर कोर्ट कचहरी नहीं होते थे, परमेश्वर के समान पंच हुआ करते थे, उनका निर्णय ही सही माना जाता था और निर्णय वे लेते भी सही थे। तो पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर का अर्थ है, पंच परमेश्वर का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। वस्तुतः पंच के पद पर विराजमान व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह के लिए या निर्वाह के प्रति पूर्ण सचेष्ट एवं सतर्क रहता था। उसमें कोई भ्रष्ट आचरण नहीं था, बहुत सादगी के साथ, सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ निर्णय किए जाते थे। वह निष्पक्ष न्याय करता है, उस पर संबंधित व्यक्तियों की पूर्ण आस्था रहती है तथा उसका निर्णय देव वाक्य होता है। देखो, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि पंच परमेश्वर ने जो भी निर्णय दे दिया वो एकदम सही है। अब उसके बाद कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता था, क्योंकि वो निर्णय सही होते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी बदलाव आ गया। एक महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कहानी है एनसीईआरटी में, भक्तिन। उसमें भक्तिन की जो दुर्दशा की गांव वालों ने, वो बहुत अत्यंत दयनीय है कि गांव का जो मुखिया था उसने उनको दिन भर कड़ी धूप में रखा था, सिर्फ कुछ कर ना देने के कारण। तो फिर धीरे धीरे बदलाव आता गया, भ्रष्टाचारी आती गई। कवि ये देखकर खिन्न हैं, थोड़े से खिन्न हैं, मतलब थोड़े से दुखी हैं कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की सतर्कता विलुप्त हो गई। एक प्रकार से अन्याय और अनैतिकता ने व्यवस्था को निष्क्रिय कर दिया, पंगु बना दिया, लाचार बना दिया। पंच परमेश्वर शब्द अपनी सार्थकता खो चुका है। कवि इसी कारण चिंतित है। अगला है कि आवाज भी नहीं आती यहां तक किसकी? ना आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज। यह आवाज क्यों नहीं आती? किसकी? क्यों? ना तो रोशनी की आवाज, ना आवाज की रोशनी। इसके पीछे क्या बताना चाहते हैं? पहले जो सर्कस लगा करते थे, नौटंकियां हुआ करती थीं, रामलीलाएं हुआ करती थी, तो बुलौआ होता था कि इस गांव में बुलौआ है, सब लोग जल्दी जल्दी इकट्ठे हो जाएं। सब लोग, बिल्कुल सब, बच्चे बूढ़ों से सब जाते थे और आनंद लेते थे। मनोरंजन के यही साधन थे। कभी महीने, 2 महीने, 6 महीने में ऐसा कार्य होता था। लेकिन धीरे धीरे धीरे
सब कुछ परिवर्तित होता गया। आज वहां भी ऑर्केस्ट्रा है, चमकती धमकती हुई लाइटनिंग है, जो कि आंखों को सीधे मतलब सही से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता कि है क्या। ना तो रोशनी में आवाज है, ना आवाज में रोशनी है। कवि ज्ञानेंद्रपति का इशारा रोशनी के तीव्र प्रकाश में ऑर्केस्ट्रा के बज रहे संगीत से है। रोशनी के चकाचौंध में बंद कमरे में ऑर्केस्ट्रा की स्वर लहरी गूंज रही है, किंतु कमरा बंद होने के कारण यह बाहर सुनी नहीं जा सकती। अतः कवि रोशनी तथा ऑर्केस्ट्रा के संगीत दोनों से वंचित है लेकिन नहीं है। आवाज की रोशनी का संभवतः अर्थ आवाज से मिलने वाला आनंद है। वाओ, यहां दिया ना बेटा, आवाज की रोशनी अर्थात जो आवाज से आनंद मिलता है, आवाज का आनंद यहां पर कहा गया है। किसको? आवाज की रोशनी। जिसको आवाज की रोशनी कहा गया है उसका अर्थ है आवाज का आनंद। ठीक है। किंतु कमरा बंद होने के कारण यह बाहर सुनी नहीं जा सकती। अतः कवि रोशनी तथा ऑर्केस्ट्रा के संगीत दोनों से वंचित है। आवाज की रोशनी का अर्थ आवाज से मिलने वाला आनंद। रोशनी मतलब क्या? रोशनी किसकी ओर इंगित करती है, इशारा करती है? बुरा या अच्छा, सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक ऑफ कोर्स। तो यहां पर आवाज की रोशनी मतलब आवाज से जो आनंद की प्राप्ति होती थी उससे हम वंचित हैं। उसी प्रकार रोशनी की आवाज, तो रोशनी की आवाज का अर्थ है प्रकाश से मिलने वाला सुख। इसके अतिरिक्त एक विशेष अर्थ यह भी हो सकता है कि आधुनिक समय की बिजली का आना तथा जाना अनिश्चित और अनियमित है। कब बिजली गुल और क्या था, बत्ती गुल मीटर चालू, एक कोई मूवी भी आई थी जिसमें सब कुछ हकीकत बताया था कि नहीं है बिजली तब भी बिल आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? सब मतलब एकदम सिस्टम तो है लेकिन वो सिस्टम सिस्टमैटिक नहीं है, तो सब कुछ बदलता जा रहा है। कवि उसके बने रहने से अधिक गई रहने वाली मानते हैं, मतलब बिजली बनी कम रहती है और चली अधिक जाती है। उसमें लालटेन के समान स्निग्धता सौम्यता की भी अनुभूति नहीं होती। उसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा में उन्हें उस नैसर्गिक आनंद भी प्राप्त नहीं होता, मतलब जो वास्तविक है, जो वास्तविकता का जो आनंद है वो भी ऑर्केस्ट्रा में नहीं मिलता। लोकगीत, बिरहा, आल्हा, चैती, मतलब जो लोकगीत हुआ करते थे उनका भी आनंद प्राप्त नहीं होता। सब से वंचित हैं। अर्थात ऑर्केस्ट्रा को शोक गीत की संज्ञा दे दी कवि ने कि लोकगीत नहीं, अब शोक गीत हैं, दुख भरे गीत हैं, मतलब उनमें कुछ आनंद ही नहीं है। इस प्रकार यह कवितांश द्विअर्थक प्रतीत होती है कि एक तरफ उन्होंने बताया है गांव के वास्तविक वातावरण को और दूसरी तरफ बदलते हुए गांव को। अगला प्रश्न है, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? अभी हमने जाना, तो इस उत्तर को आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगी अभी। आप लोग बताइए कि आवाज की रोशनी का अर्थ क्या है? आवाज की रोशनी मतलब जो आवाज आ रही है उसका आनंद। वाह, किसने बताया? मैं नहीं तो बताया, आपने कहां बताया? कमेंट करके बताओ। दूसरा है आवाज का, और दूसरा है रोशनी की आवाज, मतलब जो रोशनी भी ऐसी जो आंखों को सुकून दे, जो हृदय को आनंद दे। ठीक है, आवाज में आनंद, रोशनी में आनंद, तो रोशनी की आवाज, आवाज की रोशनी। इसको हम लिखेंगे किस तरह से? आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज कवि की काव्यगत जादूगरी का ही उदाहरण है। उनकी वर्णन शैली का उत्कृष्ट परिणाम है। आवाज की रोशनी से संभवतः उनका अर्थ संगीत से है। संगीत में अभूतपूर्व शक्ति है, वह व्यक्ति के हृदय को अपने मधुर स्वर से आलोकित कर देता है। इस प्रकार वह प्रकाश के समान धवल है, प्रकाशित है, और उसे रोशन भी करता है। तो रोशनी की आवाज से उनका तात्पर्य प्रकाश की शक्ति और स्थायित्व की जो रोशनी है उसमें भी एक अपनी अनूठी आवाज थी, अर्थात उसमें भी स्थायित्व था कि जब उनको लालटेन बुझाना होगा ना तब अंधेरा होगा,
उन्हें पता था कि अब हमें कब करना है, तो वो स्थायित्व था, स्टेबिलिटी थी। लेकिन अब बिजली गई, कार्यक्रम चल रहा है, लो लाइट चली गई, कुछ पता नहीं, अनिश्चितता है, ठीक है, अस्थिरता है। तो यहां पर प्रकाश में तीव्रता चाहे जितनी अधिक हो, किंतु उसमें स्थिरता नहीं होगी, अनिश्चितता नहीं होगी, तो वह एकदम फीका फीका सा लगेगा और संकट का कारण बन जाती। इसलिए संभव है कि कवि ने यही कहा है। कविता की पूरी पंक्ति है कि आवाज भी नहीं आती यहां तक, ना आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज। कवि के कथन की गहराइयों में जाने पर एक अनुमानित अर्थ यह भी है कि दूर पर एक बंद कमरे में प्रकाश की चकाचौंध के बीच ऑर्केस्ट्रा का संगीत ऊंची आवाज में रंग तो बिखेर रहा है, लेकिन जिसको भी जो सुनाई दे रहा है ना, वो उसको डिस्टरबेंस की तरह लग रहा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से ना तो सुनाई दे रहा है और जितनी ध्वनि कानों के लिए चाहिए वो उससे काफी ज्यादा है। तो मतलब एक खिन्नता मन में आ जाती है कि यार बंद करो ना, क्या चल रहा है ये। लोकगीत जो मधुर गायन के साथ गाते थे, स्वर में गाए जाते थे, आला, चैती, ठीक है, ये सब लोकगीत हुआ करते थे, लेकिन ये अब नहीं है। तो यहां पर किंतु बंद कमरा होने के कारण अपने संकुचित परिवेश में सीमित श्रोताओं को ही आनंद बिखेर रहा है। उसके बाहर रहकर कवि स्वयं को उसके रसास्वादन अर्थात जो अनुभूति होती है उससे वो वंचित है। बाहर किसी को समझ में नहीं आ रहा, जबकि एक गांव से दूसरे गांव तक जो सर्कस आया करते थे, जो नौटंकियां आया करती थी, वो सबको सुनाई देते थे। आज यही है, लेकिन वो सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, इसलिए इससे वंचित उन्होंने कहा है। अगला है कविता में किस शोक गीत की चर्चा है, बताइए। तो जो लोकगीत हुआ करते थे, चैती, होरी, आला, जिनसे मनोरंजन भी किया जाता था और सुनने में कर्णप्रिय लगते थे। आला की कुछ इस तरह से धुन रहती थी, ऐसे कि अब मुझे पंक्तियां भूल गई हूं कि ऐसे मंगल भवन मंगलहारी द्रवौस दशरथ अजर बिहारी, ऐसे कुछ इस तरह से आला गाते थे। राग बताइए, ये रामचरितमानस की पंक्ति है। तो यहां पर कविता में किस शोक गीत की बात की जा रही है? शोक गीत कौन सा है? जो लोकगीत के विपरीत अब आ गए हैं वो सब शोक गीत हैं। तो कवि उन गीतों को याद कर रहा है जिसे सुनकर प्रत्येक श्रोता का हृदय एक अपूर्व आनंद प्राप्त होता था उस समय। ये थे होली, चैती, विरहा, आला आदि, जो कभी जन समुदाय के मनोरंजन तथा प्रेरणा के स्रोत थे। बीते दिनों की बात हो गए, सब कुछ जैसे गुजर गया। अब उनकी छटा की बहार उजड़े दयार में तब्दील हो गई, नहीं दिखाई देते। अब तो आपको भी पता नहीं होगा कि आला किसे कहते हैं, किसी को पता है? जिसको भी पता हो कि आला किसे कहते हैं और इसमें किसका वर्णन है, बताइएगा जरूर, ठीक है। आला उदल थे, राजा थे, उसमें युद्ध का वर्णन है, बहुत सारे स्वयंवर का वर्णन है। तो बताइएगा कि कौन से राजा, कौन सी कहानी, किस तरह का आला हुआ करती थी, या किस तरह की, किसने लिखा है, वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो, उनका स्थान शोक गीतों ने ले लिया। ये शोक गीत कवि के अनुसार आधुनिक शैली के गीत, ऑर्केस्ट्रा की धुन आदि हैं। तो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को ही शोक गीत की संज्ञा दी है। कर्ण कटु है, मतलब कर्णप्रिय नहीं है। पहले जो गीत गाए जाते थे वो मधुर होते थे, लेकिन आज ऐसे कान बंद करने को मन करता है। निरर्थक भी हैं, बिना अर्थ के चिल्लाए जा रहे हैं, चीखे जा रहे हैं, हुड़दंग लीला मचाए जा रहे हैं। उत्तेजना तथा अपसंस्कृति के वाहक मात्र हैं। अपसंस्कृति मतलब जो संस्कृति को क्षीण कर रहे हैं, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति को हानि पहुंच रही है। सिर्फ और सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भागे जा रहे हैं, अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। आजकल की युवा पीढ़ी पूरी तरह से उसमें मग्न हो गई है। रहन सहन, पहनावा, खान पान, सब कुछ आंखें बंद करके जा रहे हैं। अरे भारतीय हैं, भारतीयता को खो बैठेंगे तो हमारी पहचान शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ उसमें नवस्फूर्ति और माधुर्य का सर्वथा अभाव है। कुछ भी ना स्फूर्ति दिखती, ना ओज दिखता, ना उसमें संस्कृति का कोई लगाव दिखता। उसमें शोक गीतों की अनुभूति होती है, इसलिए उन्होंने कहा है शोक गीत, ठीक। सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से भरा होगा? तो
तो सर्कस में जो प्रकाश बुलौआ होता था वो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता था, अपनी ओर ये बताते थे कि आइए बुलावा आया है। जैसे कुछ बजाते हैं, आपने देखा होगा नगाड़े बजाते थे ढम 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 करके, सुनो 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 आज इस गांव में रामनगर में ये सर्कस आया है, सभी लोग समय पर पहुंचें और सर्कस का आनंद लें। तो एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे, कई गांव तक समाचार सुनाई देता था। लेकिन आज साइड में है, वहीं पर समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। ठीक, तो सर्कस में प्रकाश बुलौआ दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता था। उसकी तीव्र प्रकाश तरंगों से लोगों को सर्कस के आने की सूचना प्राप्त हो जाती थी कि अरे वाह, सर्कस आ रहा है। प्रकाश बुलौआ एक प्रकार के दर्शकों को सर्कस में आने का निमंत्रण होता था। अब सर्कस का प्रकाश बुलावा या बुलौआ गायब हो गया है, लुप्त हो गया है, कहीं गुमनामी में खो चुका है। ग्रामीणों की जेब खाली कराने की उसकी रणनीति भी उसके साथ ही विदा हो गई। प्रकाश बुलौआ का गायब होना भी रहस्यमय है। संभवतः सरकार को उसकी यह नीति पसंद नहीं आई। हाँ, सरकार, क्योंकि कुछ ना कुछ शहर में तब्दीली हो गई, गांव भी शहर में तब्दील हो गए, जो कच्चे घर थे वो पक्के घरों में हो गए, विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं का हनन या कत्ल भी हुआ है। अपने सर्कस प्रकाश बुलौआ का सहारा नहीं ले सकता। कवि का कथन सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है, इस ही परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि वो अब नहीं रहा, क्योंकि उसका स्थान तो पूरी तरह से बदल चुका है। गांव के घर की रीढ़ जो है क्यों झुरझुराती है? रीढ़ की हड्डी क्या काम करती है? हमें साधे रखती है। और यदि व्यक्तित्व में रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो हमारे आचरण को, हमारे चरित्र को, जो आचरण से खरे होते हैं, जो चरित्र से पवित्र होते हैं, वे आप न सिर उठाकर चल सकते हैं, लेकिन जरा सी भी, कहते हैं ना, एक सफेद पेपर पर छोटा सा काला धब्बा नजर आ जाता है। तो व्यवहार को, चरित्र को, आचरण को हमें जीवन भर संवार कर रखना होता है, ताकि किसी भी तरह हमें नजर ना झुकानी पड़ जाए। तो यहां पर गांव की रीढ़ की हड्डी ही झुरमुरा गई, मतलब जो गांव की पहचान थी वो ही धूमिल हो गई, ये बताया है। कवि ने गांव की वर्तमान स्थिति का वर्णन करने के क्रम में उपरोक्त बातें कही हैं कि उसकी झुरमुरा गई है रीढ़ की हड्डी, जो उसकी शक्ति होती है, जो उसको सही से पकड़े रहती है। हमारे गांव के अतीत में गौरवशाली परंपरा रही है। सौहार्द, बंधुत्व, करुणा की अमृतमयी धारा यहां प्रवाहित होती है। दुर्भाग्य से आज वही गांव जड़ता, निष्क्रियता के शिकार हो गए। वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। अशिक्षा, अंधविश्वास के कारण परस्पर विवाद में उलझ गए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से त्रस्त हैं। शहर के अस्पताल और अदालतें इसकी साक्षी हैं। इसी संदर्भ में कवि विचलित होते हुए अपने विचार प्रकट करते हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं और यही बताते हैं। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुंधते गंधाते अमित्र मित्र परिवार, सब कुछ अपनी जेब भरने में तुले हैं अब सब के सब। कवि के कहने का आशय है कि शहर के अस्पतालों में गांव के लोग रोग मुक्त होने के लिए इलाज कराने आते हैं। इसी प्रकार अदालतों में आपसी विवाद में उलझकर अपने मुकदमों के संबंध में आते हैं। ऐसा लगता है कि निरीह ग्रामीणों को निगल जाने के लिए नगरों के अस्पताल और अदालतों ने शत्रुवत परिषद में मुंह खोलकर खड़ा कर दिया है कि कैसे ये हमारी गिरफ्त में आ जाए। इसका परिणाम ग्रामीण जनता की त्रासदी है। गांव के लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति चरमरा गई, अतः उनके घरों की जो दशा थी वो दयनीय हो गई और गांव अपना अस्तित्व, अपनी पहचान उसी तरह खो चुका है जैसे हाथी के दांतों को यदि उखाड़ दिया जाए तो उसकी शोभा अशोभनीय लगने लगता है ना। तो गांव में जो था वो सब कुछ धूमिल हो गया। कवि ने इसी संदर्भ में कहा है कि जिन बुलंदों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, शहर के अस्पताल अदालतों द्वारा वहां आने का न्योता देने से उन गांव की रीढ़ झुरझुरा गई। कवि की अपने अनुभव के आधार पर ऐसी मान्यता है कि गांव वालों की अदालतों और अस्पतालों का अपनी समस्या के समाधान में चक्कर लगाना दुखद है। इसके कारण गांव के घर की रीढ़ झुरझुरा गई है, अर्थात उनकी शक्ति, उनकी मेहनत की कमाई तो इन्हीं लोगों ने लूट ली है। गांव में रहने वालों की स्थिति जीर्ण क्षीण हो गई। क्षीण इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक, क्षीण, ठीक, क्षीण मतलब पूरी तरह से झुरमुरा गई है, मुरझा गई है।
मर्म स्पष्ट करें कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी। अभी अभी मैंने बात की, जैसे हाथी के दांत उखाड़ दिए जाएं तो क्या हाथी कैसा लगने लगता है ना। जैसे किसी युवा व्यक्ति के यदि दांत ना हो तो वो कैसा लगेगा। मुख बहुत सुंदर था, दूसरे ही पल देखा कि अरे उसके दांत नहीं है, किसी मतलब भगवान ना करे, लेकिन वो कैसा लगेगा, उसकी शोभा एकदम चली जाएगी। उसी तरह से गांव में जो रहन सहन थे, लोकगीत थे, सब कुछ चला गया, तो इसी की तरह हुआ है। ज्ञानेंद्र पति लिखित कविता गांव का घर में गजदंतों को गवाकर खोई हाथी की तुलना सर्कस के प्रकाश बुलौए से की गई है। सर्कस में प्रकाश बुलौआ सर्च लाइट का प्रयोग शहर में सर्कस कंपनी के आने की सूचना के उद्देश्य से किया जाता था, लोगों को बताने के लिए किया जाता था। साथ ही इसके द्वारा दूर दूर तक जन समुदाय को आकृष्ट करते थे ताकि दर्शकों की संख्या बढ़े। एक शासनादेश द्वारा प्रकाश बुलौआ पर रोक लगा दी गई तथा अनेक वर्षों तक इसका प्रसारण बंद और ये पूरी तरह से लुप्त हो गया। इसी संदर्भ में कवि दृष्टांत के रूप में उपरोक्त पंक्ति के द्वारा उसकी तुलना अपने दोनों दांत खोकर भूमि पर गिरे हुए हाथी से करते हैं कि वो क्या करे बेचारा। जिस प्रकार दोनों दांत खोकर हाथी पीड़ा से भूमि पर गिर पड़ा है, उसी प्रकार प्रकाश बुलौआ भी निस्तेज हो गया है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं बची। अगला प्रश्न है, कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज हैं। ठीक है, हमने देखा कविता हमने पढ़ी गांव का घर, उसमें कवि ने अपनी बहुत सारी यादों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर प्रश्न का अर्थ यही है कि कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज हैं। स्मृतियों का हमारे लिए क्या महत्व होता है, इस विषय पर अपने विचार विस्तार से लिखिए। क्या स्मृतियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं? बताएं बच्चे, होती हैं? कैसे? कौन कौन सी स्मृतियां आप हमेशा अपने स्मृति पटल पर रखते हैं, या भविष्य में ऐसी और कोई यादें या स्मृतियां आपके जीवन में जुड़ गई हैं जो आप याद रखेंगे ऐसा लगता है? कौन कौन सी स्मृतियां आपके साथ अभी हैं और ऐसा कौन सी स्मृतियां ऐसा लगता है कि आगे भी चलेंगी? तो यहाँ पर जैसे कवि ने अपनी सभी स्मृतियों को क्या क्या कहा था उन्होंने कि पहले गांव के घरों में ये होता था, मिलजुल कर रहते थे, फिर लोकगीत गाते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। गांव का घर शीर्षक कविता में कवि के जीवन की कई स्मृतियां दर्ज हैं। अपनी कविता के माध्यम से कवि उन स्मृतियों में खो जाता है पूरी तरह से। बचपन में गांव का वह घर, घर की परंपरा, गांव का घर, घर की परंपरा, ग्रामीण जीवन शैली तथा उसके विविध रंग, इन सब तथ्यों को युक्ति युक्त ढंग से कविता में दर्शाया गया है कि कैसे गांव के घर होते थे, गांव की और घर की जो परंपरा कैसी होती थी। बड़े बुजुर्गों के आने से पहले बड़े बुजुर्ग घास कराते थे, अपने खड़ाओं की टक 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 आवाज़ आती थी ताकि जो घर की बहू बेटियां रहती थीं उन्हें पता चल जाए कि घर बड़े बुजुर्ग आ गए हैं। तर्जनी उंगली का भी उन्होंने बताया कि किस तरह से घर का जो मुखिया रहता था उसकी उंगलियों के इशारे पर सारे काम बिल्कुल अप टू डेट हो जाया करते थे। गेरू के बारे में बताया है, लाल मिट्टी से पुती हुई दीवारें, फिर दूध वाला आता था दूध देने, अपने ही हाथों से वो वहाँ पर छापा लगाता था ताकि ये पता चले कि कितने दिन दूध दिया है। तो सब कुछ वहाँ पर लिखा है, परंपरा, ग्रामीण जीवन शैली, उनके विविध रंग, इन सब तथ्यों की युक्ति युक्त ढंग से कविता में बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। वस्तुतः स्मृतियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। स्मृतियों के द्वारा हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। यस, बिल्कुल सही है कि स्मृतियों के द्वारा हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तथा वे अन्य व्यक्तियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होती हैं। अब आप बताएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके समक्ष कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी स्मृतियां हैं जो दूसरे, मतलब आपके जो छोटे भाई बहन हैं या आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं?
या होना चाहिए उनको, तो मुझे प्लीज़ साझा कीजिएगा। मैं जानना चाहूँगी कि आपके स्मृति पटल में कौन सी ऐसी स्मृतियाँ हैं जो हमेशा अंकित रह सकती हैं या अभी भी आप उनको नहीं भुला पाए हैं, और जो दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनी है। तो किस तरह से स्मृतियाँ हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहती हैं? इसके द्वारा हमें अपने जीवन की कतिपय विसंगतियों से स्वयं को मुक्त करने का अवसर मिलता है कि किसी भी तरह से हम किसी विसंगति, मतलब पता है ना बेटा, विसंगति मीन्स बुरी संगति। बाल्यावस्था की अनेक भूलें हमारे भविष्य को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। अपने जीवन के ऊषा काल में उपजी कुप्रवृत्तियां हमारी दिशा तथा दशा दोनों ही बुरी तरह प्रभावित करती हैं। अब यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए जो कवि ने कहा है कि बाल्यावस्था की अनेक भूलें हमारे भविष्य को बुरी तरह प्रभावित कर देती हैं। अर्थात यदि हमने बचपन में या बाल्यावस्था में हमने यदि अपने बड़ों की बात नहीं मानी और सही मार्ग पर नहीं चले, तो हम हमारे भविष्य को जैसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए बड़ों का कहना, सुनना, उनकी बातों को समझना, टीचर्स की बातों को सुनना, समझना। बेटा वो कोई लेक्चर नहीं देते हैं, वो कोई अपना टाइम पास नहीं करते हैं, उनका अनुभव बोलता है। बिना अनुभव के कोई बोल नहीं सकता है, बिना अनुभव के जो बोलता है उसको कोई सुनता नहीं है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो बड़े होते हैं, जो हमारे अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, अपने माता पिता होते हैं, वो हमें जो सीख देते हैं उनकी सीख को हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए ताकि हम कभी भी अपने भविष्य में पछताएं नहीं। ठीक है, तो बाल्यावस्था की अनेक भूलें हमारे भविष्य को बुरी तरह प्रभावित कर देती हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आप कक्षा 12वीं में है ना, 12वीं में है, तो अभी ये जो जीवन काल है आपका 5वीं से लेकर 12वीं और अब आप कॉलेज में चले जाएंगे, तो इस अवस्था को आपको अपने आप को बहुत नियंत्रण रखना होगा, अपनी इंद्रियों पर, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर, अपने सेंस ऑर्गन्स पर, हर एक क्षेत्र में, अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर, अपनी जल्दबाजी पर, सब पर आपको कंट्रोल रखना होगा, सब पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा जरा सी लापरवाही हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। बहुत मतलब जितना लोगों को लगता है कि ना रे जीवन काम है कर लेंगे हो जाएगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। जितने कदम फूंक फूंक कर रखेंगे उतना ही हम बहुत पॉलिश्ड होते जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन पाएंगे। तो यदि बाल्य अवस्था की कोई भूलें हैं हमारे भविष्य को प्रभावित कर रही, तो वो स्मृति हम फिर कभी नहीं भूल पाते हैं, लेकिन फिर सुधर भी नहीं पाती है। समय रहते हमें समय के साथ चलना होगा। यदि समय को हमने बर्बाद कर दिया तो बिल्कुल इंतज़ार कर लीजिए, बर्बाद समय हमें करेगा ही करेगा। यदि समय को हमने बर्बाद किया, समय हमें बर्बाद करेगा। इसलिए समय का बहुत अच्छे से उपयोग करना है ताकि समय हमारा उपयोग अच्छे से करे और हम अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर सकें। अपने जीवन के ऊषा काल में उपजी कुप्रवृत्तियां हमारी दिशा तथा दशा दोनों ही बुरी तरह प्रभावित करती हैं। ऊषा काल मतलब आपकी किशोर अवस्था, टीनेजर्स जिसको कहते हैं, उसमें अक्सर भटकाव आते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम चकाचौंध में खोना चाहते हैं, हम आकर्षण के पीछे भागना चाहते हैं, हमें बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु नहीं, खुद को नियंत्रण करना होगा। हमारे माता पिता के सपनों के लिए, हमारे अपनों के लिए, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सोच समझकर आगे कदम बढ़ाने होंगे। नहीं तो ज़रा सी लापरवाही, कांच का ग्लास होता है सुंदर सा, या कोई भी कुछ भी ले लीजिए, यदि ज़रा सी ठोकर लग जाती है ना, चकनाचूर हो जाता है। जितना सुंदर वो रहता है ना, उतना ही बुरी तरह से वो लोगों को चोट पहुंचा देता है। कांच के टुकड़े ज़रा से चुभ जाते हैं तो लहूलुहान हो जाते हैं। जब तक रखा है जब तक सही है, टूटा तो बिखर जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता, साथ ही साथ दूसरों को पीड़ा भी पहुंचाता है। तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, हमें अपनों के लिए जीना है, यही मनुष्य जीवन की सच्ची पहचान है। अगला प्रश्न है, चौखट, भीत,
सर्कस, घर, गांव और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को आप कितना सही मानते हैं? अपने विचार लिखें। तो चौखट है, भीत है, सर्कस है, घर है, गांव है और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को आप कितना सही मानते हैं? आखिर कवि की चिंता क्या थी कि गांव अब गांव नहीं रहे, गांव के लोग भी परिवर्तित हो गए, गांव के लोगों के मन में जो आत्मीयता की भावना थी, जो सच्चाई की भावना थी, जो पवित्रता की भावना थी, वो धीरे धीरे सब शहरी रूप में परिवर्तित होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कवि ने अपनी चिंता दर्शाई है। तो कवि ने अपनी कविता गांव का घर शीर्षक कविता में चौखट, भीत, घर, गांव आदि शब्दों का प्रयोग किया है और इन शब्दों द्वारा कवि ने ग्रामीण जीवन की विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया है। देखो क्या क्या आया है। चौखट, चौखट एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, जिस पर बिना मतलब चौखट लांघ जाना मतलब मान मर्यादाओं को लांघ जाना। चौखट को अचानक से बड़े बुजुर्ग अंदर नहीं आते थे, ठीक है। दूध वाला चौखट के अंदर नहीं, बाहर दस्तक देता है। भीत मतलब दीवार, दीवार पर लिखे हुए पुती हुई जो लाल गेरू है वो भी संकेत देती है। घर, घर गांव के घर हमें एकता में या एकता के सूत्र में बंधे रहने की प्रेरणा देते हैं। इन शब्दों द्वारा कवि ने ग्रामीण जीवन की विभिन्न समस्याओं को रेखांकित किया है। बचपन के अपने अनुभवों को सजीव ढंग से इस कविता में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया है। कवि ने ग्रामीण जीवन का सहज एवं स्वाभाविक विवरण उपरोक्त शब्दों द्वारा अपनी कविता में सही ढंग से किया है। जैसे घर का चौखट गांव की रूढ़िवादी परंपरा का प्रतीक है कि हाँ भाई, गांव में रूढ़िवादी परंपरा थी, ठीक है। जहां घर के अंदर प्रवेश करने के लिए बुजुर्गों को खास कर या आवाज लगाकर आना पड़ता है, तो घर की चौखट गांव की रूढ़िवादी की प्रतीक। वहीं पर आगे चले हम तो गेरू, लिपि, भीत या दीवार अभाव एवं विपन्नता की ओर। अब देखो यहां पर हमें यह बताना होगा चौखट किसको दर्शाती है, सॉरी चौखट, ठीक है। चौखट दर्शाती है गांव की रूढ़िवादिता, ठीक, रूढ़िवादी सोच। फिर वहीं पर भीति, जो भीत है मतलब दीवार, वो क्या दर्शाती है? उस पे गेरू लिपि है तो वो क्या दर्शाती है? विपन्नता। संपन्नता का उल्टा होता है विपन्नता, मतलब निर्धनता, ठीक है। सर्कस अपने इर्द गिर्द बिखरे आकर्षण को दर्शाता है। वहीं सर्कस की बात करें तो आकर्षण को दर्शाता है। ये बात आप याद रखिएगा। इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत परीक्षा में अव्वल भी ला सकती हैं, दिला सकती हैं आपको अच्छे नंबर। 10 कोस की दूरी से ग्रामीणों को आमंत्रित करते अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अर्थात पैसे कमाने के लिए प्रकाश बुलौआ का सहारा लेता है तथा ग्रामीण लोगों की जेब खाली कर देता है। घर गांव की जीवन शैली का चित्र है। अब घर किसका प्रतीक है? घर जो है वो जीवन शैली का प्रतीक है। जीवन शैली, ठीक है। घर गांव की जीवन शैली का चित्र है जो बहुत ही सादगी और अभाव का प्रतिरूप है। गांव हमारी बदहाली तथा रूढ़िवादी मानसिकता को रेखांकित करता है। बचपन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन की आधारशिला है। यदि इससे निरर्थक होकर इसका दुरुपयोग करके मनुष्य अपना सर्वस्व खो देता है। कवि का इशारा उसी ओर है, उसे निरुद्देश्य नष्ट करने के लिए नहीं, सार्थक बनाने के लिए है कि जो भी है सब कुछ सही है, अपने अपने हिसाब से बहुत सुंदर था, लेकिन अब सब कुछ शहरी जीवन में परिवर्तित हो गया है। अतः कवि की चिंता इन सब के लिए सर्वथा उपयुक्त तथा स्वदेश है कि उनके विचारों और चिंता को पूर्णतः सही मानते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन चीज़ों का विलोप हो चुका है, जो चीज़ गायब हो चुकी हैं, जिनके लिए शोक है, उनकी एक सूची बनाए। लोकगीत शोक गीत में परिवर्तित, बताया था ना कवि ने। तो वर्तमान समय में अनेकों प्राचीन परंपराओं तथा वस्तुओं का लोप हो गया है। जो भी प्राचीन परंपराएं थीं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थीं, वो तो जैसे गायब ही हो गई हैं। कुछ चीज़ों के लिए हम शोक मनाते हैं, जिन चीज़ों का लोप हो गया है
उनमें निम्नांकित वस्तुएं मुख्य हैं। जैसे गांव का पुराना घर, जो घास फूस की जिसकी छत हुआ करती थी वो तो जैसे गायब ही हो गए हैं। अंतःपुर की चौखट, बिल्कुल घर के बड़े, एक बड़ा सा घर रहता था, चौखट जिसमें खोलो दरवाजा कर की आवाज़ आती थी, बड़े बड़ी सांकल लगी रहती थी जिसमें, वो गायब हो गई है। बुजुर्गों की खड़ाऊं भी गायब हो गई हैं, जूते आ गए हैं। बचपन में कवि के भाल पर दुग्ध तिलक, ठीक है, वो भी गायब हो गया है। गेरू से रंगी दीवार पर दूध से सने अंगूठे की छाप, वो भी हो गई है गायब। पंच परमेश्वर गायब हो गए हैं। होली, चैती, विरहा, आला, सब सारे जो लोकगीत थे वो भी गायब हो गए हैं। सर्कस, सर्कस का बुलौआ, वो भी गायब हो गया है। जिन वस्तु के लिए शोक है उनमें निम्नांकित है कवि का बचपन, पंच परमेश्वर के स्थान पर भ्रष्ट पंचायती राज व्यवस्था। बिजली की अनियमित आपूर्ति शोक है। होली, चैती, बिरहा, आला आदि लोकगीतों की मरणासन्न स्थिति पहुंच चुकी है पूरी तरह से, या यूं कहें कि वो गायब भी हो गए। अदालतों तथा अस्पतालों द्वारा निरीह ग्रामवासियों का शोषण तथा धोखाधड़ी हो रही है। ये काफ़ी शोक वाली बातें हैं, दुख वाली बातें हैं। तो जो गायब हो गई हैं वो आपने देखी, शोक वाली बातों को आपने देखा, और कौन क्या प्रतीक है वो भी आपने देखा। तो इसी तरह से जब हम ध्यानपूर्वक सुनते समझते हैं तो हम बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।